Today we are going to study the chapter French Revolution. Before we study, we will understand what is the importance of this chapter, how does it is helpful in our daily life. मतलब कि इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने से पहले कुछ मतलब समझेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि हम लोगों को इस चैप्टर में कितना चीज जानना है और क्या जानना है और इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, जो कि सबके दिमाग में क्वेश्चन रहता है और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग बताएंगे। और तो चलिए अब बताता हूँ मैं हर एक टॉपिक को। इसमें मैंने टॉपिक्स लिखे हैं जो क्यों हम लोग को पढ़ना चाहिए और क्या रीजंस है और इसके हेल्प क्या हो सकता है इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? These events are very important in making of the modern world. ये जो होता है, ये इवेंट्स यानी कि ये जो दास्ता होती है किसी भी इवेंट, यानी कि कोई भी जैसे कि पार्टी इवेंट, ये सब इवेंट होता है ना, वैसा ये इवेंट वो स्पेशल जो वार या कुछ भी इवेंट, जैसे कि यहाँ पे रिवॉल्यूशन होता है तो वो इवेंट हुआ। तो उस स्पेसिफिक इवेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्पेसिफिक इवेंट से हम लोग यहाँ इम्पोर्टेंट इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो इवेंट जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस इवेंट से हम लोग को सीख मिलता है। और मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, नया वर्ल्ड यानी कि मॉडर्न, नई वर्ल्ड, नई दुनिया और एकदम मॉडर्न यानी कि आधुनिक देश बनाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो आधुनिक देश मतलब आप समझ गए होंगे। आधुनिक देश बनाने के लिए हम लोग को नॉलेज होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए उस आधुनिक देश में और क्या क्या करना होता है और कितना क्या प्रोसेस होगा और हाउ, मतलब क्या क्या बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। कभी भी मॉडर्न कंट्री या मॉडर्न वर्ल्ड को स्टैब्लिश करने में इतना आसानी से नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत लोगों का योगदान होता है। तो यहाँ पर ये बताया जाता है, हम लोग को इससे जानने को मिलेगा कि कैसे मॉडर्न वर्ल्ड बनाया जा सकता है और क्या क्या प्रोसेस होते हैं और क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। गलतियां सबसे बड़ी बात, इसमें हमें गलतियों पे ध्यान देना होता है, जो कि पहले हो चुकी हो उसको ना दोहराया जाए, इसलिए हिस्ट्री पढ़ा जाता है। सबसे बेसिक जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान गए। चलो फिर क्या है? वी ऑफ्टन टेक द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो हमेशा हम लोग आइडियाज यानी कि ये जो है, इससे हम लोग को एक आइडिया आएगा लिबर्टी। तो ये रिवॉल्यूशन के बाद जो हुआ ना, यहाँ पे चैप्टर में बताया जा रहा है, रिवॉल्यूशन के बाद लिबर्टी यानी कि उन लोग को छूट मिल गई कि तुमको जो करना है, जो ऐसा काम चाहिए वैसा काम तुम कर सकते हो। और प्लस फ्रीडम जो था, फ्रीडम यानी कि उनको मतलब आजादी मिल गई पूरी तरह से, जैसे कि जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, मतलब अपना हिसाब से चल सकते हैं। और जबकि पहले जब ये था, हमारे जो ब्रिटिश रूलर्स थे, ब्रिटिश रूलर्स के वक्त ऐसा नहीं हो पाता था क्योंकि ब्रिटिश रूलर्स अपनी हुकूमत चलाते थे और वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाते थे। तो यहाँ पर इनको फ्रीडम मिलती है। फ्रीडम तो बिना फ्रीडम के तो कोई अच्छा नहीं लगता। जैसे कि बच्चे स्कूल में भी फ्रीडम मांगते हैं, आधा एक पीरियड, कम से कम एक पीरियड तो फ्रीडम मिलना ही चाहिए, जैसे कि गेम्स मिलता है, लेकिन उसमें रूल्स होते हैं। तो रूल्स होने चाहिए, लेकिन फ्रीडम वो रूल्स के साथ फ्रीडम मिलता है ना कि यहाँ पे फ्रीडम नहीं होगा कि जहां जाना है वो करो, जैसे करना है वैसे करो, तुम कुछ भी कर सकते हो। नहीं, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन फ्रीडम वैसा फ्रीडम, इसको फ्रीडम को उस मतलब में मत लेना होता है, इस फ्रीडम को उस सेंस में नहीं लेना होता है, फ्रीडम को दूसरे सेंस यानी कि फ्रीडम तुमको आजादी तो है, लेकिन कुछ मतलब थोड़े से रूल्स रेगुलेशन है जो तुम्हारे हित में ही है, हित में यानी कि तुम्हें गलत लगता होगा, अभी बाद में सही लगेगा क्योंकि अभी समझदारी नहीं है ना यार, बच्चे है, समझदारी आ जाएगी, कोई बात नहीं। और इक्वालिटी, सबसे बड़ी बात, इक्वालिटी मिल जाती है। यहाँ पे रिवॉल्यूशन होने के बाद इक्वालिटी होती है, पहले इक्वालिटी नहीं रहती, तो इक्वालिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे इक्वालिटी भी मिल जाती है। बट वी नीड टू रिमाइंड अवरसेल्फ दैट दीज आइडियाज ऑल्सो हैव अ हिस्ट्री। तो हम लोगों को हिस्ट्री इसलिए पढ़ना पड़ता है कि हम लोगों को याद रह सके, मतलब हम लोग याद रख सके। देखो, रिमाइंड अवरसेल्फ
that these ideas also have a history. मतलब कि ये जो हमारा लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी जो हमें मिली है उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत उसका भी कोई एक कहानी है, वो हमें आसानी से नहीं मिली है। उसके लिए हमने बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं, और वो क्या स्ट्रगल किया है वो पता चलता है इसको पढ़ने से, तो इसलिए पढ़ना पड़ता है और पढ़ रहे हैं आप लोग। तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लीड टू द एंड ऑफ द मोनार्की इन फ्रांस। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसके चलते फ्रांस में जो मोनार्की यानी कि राजतंत्र यानी कि जहाँ राजा रानी रहते हो, लेकिन मोनार्की अभी मोनार्की नहीं है हम लोग का, मोनार्की ये है क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग चीज हो गया, मोनार्की अलग हो गया। तो ये सब चीज है जो कि मोनार्की यानी कि राजतंत्र था जो फ्रांस में पहले, तो वो हट गया इस टाइम के बाद, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो आपको पता चल ही होगा कितना जरूरी है, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तभी तो जाके उनका मोनार्की राजतंत्र हटा, तो उनको मतलब उनके राइट्स मिलना शुरू हो गए, क्योंकि राजतंत्र में कोई राइट्स नहीं मिलता। जैसे कि राजा, मान लो कोई जुर्म किया हो और वो जुर्म साबित भी ना हो, बस कोई कह दे कि ये चोर है, तो उसको सजा मिल जाती थी। वहां पर कोई मतलब ऑप्शन नहीं था आपके पास ह्यूमन राइट्स, न जाने क्या क्या राइट्स जो आजकल आप लोगों को मिले हैं, ह्यूमन राइट्स बहुत सारे राइट्स हैं, तो यहाँ पर नहीं मिलता था। तो ये तो दिक्कत वाली बात थी। और बहुत सारी चीज थे, ये लोग मतलब कि बिना किसी के इजाजत के कुछ भी कर सकते थे। प्लस इनका जो आने वाला जनरेशन था, दर पीढ़ी, यानी कि फ्यूचर में जो किंग बनता, तो वो भी इन्हीं का फैमिली मेंबर्स होता। तो इसको हटाने के लिए और एक अपना गवर्नमेंट लाने के लिए, अपना मतलब रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तो रिप्रेजेंटेटिव को लाने के लिए यहाँ पर ये होता है रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन कुछ और कारण से होता है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट ये है हमारा सिर्फ हम लोगों को बिफोर स्टडी करने से पहले हम लोग को जान जाना चाहिए क्यों, क्या जरूरत आएगी हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, तो इसलिए हम लोग इसको जान रहे हैं। और फिर आगे बढ़ा जाए। आगे हमारा पॉइंट है नेक्स्ट, अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेजेस गिव वे टू अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो समाज, हमारी जो अधिकारों पर आधारित समाज ने शासन की एक नई प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि उन लोगों ने मतलब जो ये हमारी जो ये नई सोसाइटी बनी उनके जाने के बाद, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि उनको बहुत सारी छूटें मिल गई थी। तो उनके जाने के बाद मतलब उनको आजादी जब मिल जाती है तो वो लोग सिविलाइज्ड, यानी कि एक तरह से मतलब कि मैनर्स में बच्चा रहता है ना, वैसे ही मतलब वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने लगे। और फ्रीडम तो था ही था, उसके साथ साथ वो लोग को मतलब हर चीज मिल गया और वो लोग डेली लाइफ अपना अच्छे से गुजारने लगे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, और हम दूसरे आगे बढ़ते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन अनाउंस्ड द कमिंग ऑफ अ न्यू टाइम। तो जो ये डिक्लेरेशन यानी कि ऐलान जो होता है, घोषणा हुआ आदमी के मतलब मानव के अधिकारों के लिए, जब रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन मतलब रिवॉल्यूशन के दौरान, तो रिवॉल्यूशन के दौरान हुआ था। तो वो घोषणा एक तरह से ऑफिशियल उस वक्त नहीं था, ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन मतलब रिवॉल्यूशन के दौरान वो ऑफिशियल नहीं था, लेकिन वो हो चुका था घोषणा, मतलब वो एक कमेटी के द्वारा मतलब हो गया था। ठीक है, तो अब इसमें आता है ना कि क्रांति, एक नया समय आने का घोषणा किया। जो ये हुआ ना अनाउंसमेंट, तो ये अनाउंसमेंट से लोगों को लगा कि अब हमारे दिन बदलने वाले हैं और हमारे दिन सुधरने वाले हैं। लेकिन कहाँ सुधरे ना सुधरेंगे। तो यहाँ पर वो लोग सोचते हैं बदला जरूर लेकिन ज्यादा नहीं, सुधरे हैं लेकिन ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर सुधरने की बात हो रही है। इस डिक्लेरेशन यानी कि ऐलान, घोषणा से उन लोगों को लगता है कि हम लोग एक नया अच्छा सा एक हम लोग को लाइफ मिल पाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए। The idea that all individuals had rights and could claim equality became a part of new language of politics.
ये आइडिया मतलब ये जो इन लोगों की सोच थी, ये लोग ये सोच रहे थे कि इन लोगों को जो ये लोग जो है इनको जो अधिकार मिले हैं और जो ये लोग ये बराबरी का दावा कर सकते हैं, बराबरी का दावा करते और अधिकार जो मिले उन सभी चीजों को ये लोग अपनी राजनीति का नया भाषा बनाने लगे, मतलब नए भाषा में प्रयोग होने लगा कि मैं आप लोगों को बराबरी का हक दूंगा, न जाने बराबरी का हक दूंगा आप लोगों को, सारे जो सम्मान है, जो आप लोग के अधिकार हैं वो सब मैं आप लोग को प्रदान करूंगा। ये राजनीति बन गई, एक नई राजनीति की भाषा जो कि आजकल प्रचलन में बहुत ज्यादा है और उससे भी नए नए आए हैं टॉपिक्स, लेकिन ये है पहले से ही था और आज भी चल रहा है, ठीक है। और फिर क्या है, दिस नोशंस ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम इमर्ज्ड एज द सेंट्रल आइडियाज ऑफ न्यू एज। तो ये जो इक्वालिटी और फ्रीडम का जो ये था सेंट्रल आइडियाज ऑफ न्यू एज, यानी कि ये केंद्र मतलब सेंट्रल, यानी कि बहुत मतलब प्रभावशाली होने लगा, मतलब बहुत ज्यादा लोगों द्वारा इसको मान्यता नहीं, मतलब इसको बहुत लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया गया, मतलब कि उन लोग मानने लगे कि हाँ ऐसा है, हम लोग को ये राइट्स मिल सकता है, क्योंकि हम लोग और उनमें कोई ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, हम लोग भी इंसान है, वो भी इंसान है, जो हम करते हैं वो भी वो करते हैं, मतलब वो सब चीज को लेकर इन लोग के दिमाग में आया। और आजादी तो थी ही मन में कि आजादी चाहिए, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, न जाने क्या फ्रीडम मिलता है, लेकिन इक्वालिटी बराबरी का हक चाहिए, बराबरी का हक मांगने के लिए तो इतना बहुत कुछ हो रहा था। और इस दौरान बहुत कुछ होता भी है, बीच बीच कहानी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट है, इतना ट्विस्ट है कंफ्यूजन होने लगती है, इसीलिए सबको कनेक्ट करना आप लोग के लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। बट इन डिफरेंट कंट्रीज दे वेर इंटरप्टेड एंड रीथॉट इन मेनी डिफरेंट वेज। लेकिन मतलब अलग अलग देशों में, सब देशों में तो एक ही रूल तो नहीं होगा ना, सबको अपने हिसाब से ढालना पड़ता है, क्योंकि सबका अलग अलग नेचर है, अलग अलग मतलब उनके परंपरा है, न जाने उन लोग का कल्चर भी सब कुछ अलग है, तो सबको अपने अपने हिसाब से मैनेज करना है, जिसको जैसी जरूरत वो लोग वैसा यूज करते थे। तो यहाँ पर सबने मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उनके द्वारा, उन लोगों ने फ्रांस ने जो बनाया था, फ्रांस के लोगों ने, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में सब लोगों ने अपना अपना पूर्ण व्याख्या और पूर्ण विचार यानी कि उस पर मतलब फिर से डिस्कशन किया कि हम लोग को ये जरूरत है, ये नहीं है। तो इस ये लोग डिस्कशन करते थे इन चीजों पर कि हमें किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं, और फिर ये इम्प्लीमेंट करते थे। और बहुत तरीकों से मतलब हर फॉर्म में देखते थे कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, मतलब बहुत सारे मतलब ट्राई करते थे हर टेक्निक से कैसे हम लोग करें कि हम लोग अच्छे हो जाए। तो अब हमारा अगला पॉइंट है ये anti-colonial movements in India and China, Africa and South America produced ideas that were innovative and originals। तो जो एंटी कॉलोनियल लोग थे, जो एंटी कॉलोनियल पीपल्स थे, भारत, चीन, अफ्रीका, साउथ अमेरिका में जो लोग थे, वो लोग मतलब मूवमेंट्स यानी कि उन लोग अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोगों को नहीं पता है एंटी कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, तो एंटी कॉलोनियल वो होता है जो कि उसके खिलाफ, यानी कि कॉलोनियल तो पहले ये समझ लीजिए कि कोई भी शक्तिशाली देश, शक्तिशाली पूरी तरह से शक्तिशाली हो और वो किसी पिछड़े यानी कि जो कि अभी उन्नति नहीं किया हो, उस देश के लोगों पर शासन करे, अपना दबदबा बनाए रखे और अपने से मतलब अपने लिए उससे कुछ प्रॉफिट लाए, तो उसको कॉलोनियल, उस मतलब इन्वायरमेंट और उस देश के उस काम को कॉलोनियल के नजर कॉलोनियल में आता है, ठीक है। तो कॉलोनियल, एंटी कॉलोनियल मतलब आप समझ गए होंगे। तो जैसे कि ब्रिटिश थी वो कॉलोनियल थी यहाँ पे, तो जो उसके खिलाफ जाते थे वो लोग, मतलब जो उनको हटाना चाहते थे वो लोग एंटी कॉलोनियल के लिस्ट में आते हैं, मतलब उनके हिसाब से वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था, ठीक है। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट उस टाइप से होता था, ठीक है। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हमारे इंडिया में भी बहुत सारे चले हैं और आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ लिया है, ठीक है। और तो देखिए वहां पे ये भारत, चाइना, अफ्रीका, साउथ अमेरिका में भी ये कॉलोनियल एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था। मतलब तो ब्रिटिश हर जगह नहीं, तभी भी कुछ कुछ देशों में था ना,
तो उसी तरह इन देशों में भी था, तो वहां पर भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। और भारत में तो शुरू हो ही गया था, इसमें लिखा भी हुआ है और आप लोग जानते भी हैं। प्रोड्यूस्ड आइडियाज, तो ये जो मूवमेंट था इसमें बहुत सारे आइडिया यानी कि विचार लोगों के आते हैं, बहुत सारे नए नए विचार, बहुत सारे नए नए मतलब आधुनिक तरीका उन लोग मतलब बहुत सारा नया कुछ वो लोग इनोवेट यानी कि वो लोग मतलब खोजते हैं, और जो कि अपना होता है उनका एकदम ओरिजिनल यानी कि अपना, यानी कि उन लोगों ने खुद खोजा है, उसमें कोई और किसी और ने कुछ नहीं किया। तो ये पता चल जाता है ना, जब बनाया जाता है खुद का होता है तो खुद ही पता चल जाता है, देखने से ही पता चल जाएगा कि वो खुद का है। बट दे स्पोक इन अ लैंग्वेज दैट गेन्ड करेंसी ओनली फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी। लेकिन वो लोग जो भाषा का प्रयोग करते थे वो जो 18वीं शताब्दी से चली आ रही थी उसी भाषा का प्रयोग करते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मतलब प्रचलन में थी, हद से ज्यादा प्रचलन में थी, इतना ज्यादा कि लोग बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मल हो गया था वो बोलना। तो ये लोग भी उसी लैंग्वेज का यूज करते थे 18th सेंचुरी का, और आपको पता ही है कि उस लैंग्वेज ने कितना कुछ किया और उससे कितना फायदा हुआ ब्रिटिश को। तो इसीलिए मतलब यूज में आ गया तो आ गया, इसीलिए ये लोग भी वही भाषा का यूज करने लगे। तो ये थे कुछ कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों को इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। नहीं जानते हैं तो इसमें कोई ज्यादा बुराई नहीं है, लेकिन जान लेने में भी कोई बुराई नहीं है और कोई घाटा नहीं है, इसीलिए जान गए। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला इंट्रो होगा हमारा, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा इंट्रो आएगा। ओके बाय।